बहुत ही रेयर ऐसी कोई स्टोरी होती है जो बहुत टाइम से मेरे माइंड में हो, लेकिन एक हेजिटेशन सी होती है कि इसको कवर करूं या ना करूं। और ये स्टोरी बिल्कुल वैसी ही। सबसे पहले तो ये स्टोरी बिल्कुल मैच्योर ऑडियंस के लिए, और दूसरा इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा ग्राफिक डिटेल्स के बारे में बात करूंगा। तो अगर उन चीज़ों को आप हैंडल नहीं कर सकते तो प्लीज़ इस चीज़ को यहीं छोड़ दीजिएगा। ये स्टोरी अगर आपने पूरी देख ली तो आपको दो चीज़ें ज़िंदगी में क्लियर हो जाएंगी। पहली कि किस तरह के लोगों से आपको दूर रहना चाहिए, और दूसरा क्यों अपने समझदारी से काम लेना चाहिए। कोई आपको कुछ भी कहे, कितना भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, बट आपको काम अपने दिमाग से लेना है। इस स्टोरी के लिए मुझे कुछ खास लाइक्स वाइक्स मांगने का मन नहीं कर रहा। ये सच में बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव स्टोरी है। आपका मन करे तो कर दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। लेट्स डाइव इन। इस पूरे इंसिडेंट को समझने के लिए हमें इंग्लैंड के लंदन में जाना पड़ेगा, और टाइम था 2000s का। बट ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1979 से बांग्लादेश में, जब यहीं पर पॉली चौधरी नाम की एक बच्ची का जन्म हुआ। लेकिन धीरे धीरे पॉली चौधरी की ज़िंदगी बद से बदतर बनती गई। उसकी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा कंट्रोलिव नेचर की। इसके अलावा जैसे ही पॉली चौधरी बड़ी हुई तो उसके माता पिता ने लंदन शहर में उसकी शादी करवा दी। सो पॉली चौधरी बांग्लादेश से शिफ्ट होकर सीधा लंदन पहुंच चुकी थी और वहां अपने पति के साथ रहने लगी। ये बात थी 1990s के आसपास की। बट ये शादी अभी कुछ टाइम ही हुआ था इसको हुए, लेकिन ये बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा अब्यूजिव नेचर में बदल चुकी थी। पॉली चौधरी को फील हो चुका था कि वो बस एक बच्चे पैदा करने वाली मशीन बनकर रह चुकी है। 3 बच्चे उसके पैदा हो चुके थे, लेकिन अभी भी उसका पति लिटरली उसके साथ कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं बना पाया। वो हमेशा उसको अब्यूज़ करता, कंट्रोल करने की कोशिश करता। बाहर आने जाने पर उसके पाबंदियां लग चुकी थी। अब पॉली चौधरी को ये फील होने लगा कि नहीं, ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती, उसको अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। सो अपनी लाइफ को रिलेट करने के लिए उसने बहुत सारी ऑनलाइन चीज़ों को देखना शुरू कर दिया। बहुत सारे ऐसे टीवी शोज़ देखे जो कि क्राइम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो कि उनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह बनाते। सो इन चीज़ों को देख देख कर पॉली की लाइफ उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेबल बन चुकी थी। पॉली को लगने लगा कि जो मेरे साथ हो रहा है, मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी ज़िंदगी फेस कर रहे हैं। इनफैक्ट पॉली की जब शादी नहीं हुई थी, जब वो बांग्लादेश के अंदर थी, तब उसके बॉयफ्रेंड से वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। और इस बात पर पॉली की फैमिली को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि पहले तो पॉली का अबॉर्शन करवा दिया गया, और दूसरा उसकी बहुत जल्दबाजी में शादी भी कर दी गई, बिना ये देखे कि लड़के वालों का बैकग्राउंड कैसा है, वो हमारी बच्ची को खुश रख पाएंगे या नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं देखा। जिसके बाद टाइम आ चुका था 1996 का, और फाइनली अब पॉली को एक उम्मीद दिखी, क्योंकि अब पॉली ने नौकरी करना शुरू कर दिया था। उसके पास अपने बच्चे भी थे जिनको उसे पालना था। लेकिन इस लंदन शहर आपको पता है कि ये कितना ज़्यादा महंगा है, और इसमें उनका खर्चा नहीं निकल पा रहा। इसलिए पॉली ने मजबूरन अपने तीनों बच्चों को अपनी फैमिली के पास बांग्लादेश के अंदर ही भेज दिया। अब पॉली अकेले वहाँ पर रहने लगी। लेकिन 1996 का टाइम आते आते पॉली की ज़िंदगी के अंदर एक उम्मीद की किरण जगी, जब उसको नौकरी करते हुए अपनी ही कंपनी के अंदर अफसर अली नाम का एक लड़का मिला। दोनों बहुत जल्दी रिलेशनशिप के अंदर आ गए। दोनों को लगने लगा कि हाँ, ये एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ आगे लाइफ को सोच सकते हैं। अफसर और पॉली दोनों ने जल्दी ही शादी भी कर ली और अपना एक अलग से फ्लैट लेकर चैडवेल हीथ के अंदर, लंदन का ही एक हिस्सा है चैडवेल हीथ, उस इलाके के अंदर रहने लगे। धीरे धीरे इनकी लाइफ आगे बढ़ रही थी। अब दोबारा से पॉली प्रेग्नेंट हुई अफसर अली से, और धीरे धीरे उसके बच्चे पैदा होने शुरू हुए। अब अगेन 3 और बच्चे अफसर अली के पॉली के साथ पैदा हो चुके थे। बहुत अच्छा यहाँ फील हो रहा था। लेकिन जो इसके बाद आने वाला था, उस वजह से मैं स्टोरी बना रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ यहाँ हुआ जो आप कभी सोच नहीं सकते, जो आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू अफसर अली, इस टाइम तक आते आते पॉली बिल्कुल परफेक्ट मदर थी अपने तीनों बच्चों की, जो अभी अफसर अली के साथ उसको हुए थे। बहुत अच्छे से वो केयर कर रही थी, ना सिर्फ बच्चों की बल्कि अपने पति की भी। लेकिन एक डीप डाउन अफसर अली को कहीं ना कहीं लग रहा था कि पॉली किसी तरीके से पोसेस्ड है। और जब उसने बात पॉली के सामने कन्फ्रंट करी कि तुम थोड़ा अजीब सी लगती हो मुझे अंदर से, कहीं ना कहीं तुम्हें कुछ चीज़ है जो खा रही है, तब पॉली ने बताया कि जब मेरी पहली शादी टूटी थी, या फिर जब उस टाइम पर हुआ था जो भी कुछ, तब मैंने बहुत सारे ऐसे शोज़ वगैरह देखने शुरू किए थे। और डीप डाउन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा खुद फील होने लगा कि मैं खुद ये चीज़ प्रोसेस कर रही हूँ, मेरे अंदर कोई डेविल शक्ति है, या फिर ऐसे घोस्ट वगैरह से वो चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही थी। सन 2007 तक भी सब कुछ ठीक था। बट सन 2007 में चैडवेल हीथ, जहाँ पर वो फ्लैट लेकर रह रहे थे, खुद का इनका फ्लैट, उसके जस्ट बगल वाले फ्लैट के अंदर 41 साल की कीकी मुदार नाम की ये लड़की
शिफ्ट हो चुकी थी किराए के ऊपर। और जैसे ये शिफ्ट हुई, पॉली और कीकी आपस में बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। बहुत धीरे धीरे लेकिन ग्रेजुअली कीकी ने पॉली के घर पर आना शुरू कर दिया, उसके साथ खाना वाना खाना शुरू कर दिया, उसकी फैमिली के साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया। बट इन 3.5 सालों में खुद को बहुत ज़्यादा सिंपैथी दिलाने के लिए इस कीकी ने बताया पॉली को कि वो खुद एक कैंसर पेशेंट है, यानी कि कीकी खुद एक कैंसर पेशेंट है और हो सकता है वो कभी भी मर जाए। इसके अलावा कीकी का एक्स बॉयफ्रेंड, वो इन लंदन राइट्स में, पहले यहाँ लंदन के अंदर कोई दंगे वगैरह हुए थे, उन लंदन राइट्स के अंदर मारा जा चुका है। अब जैसे ये बात पॉली और उसके हस्बैंड अफसर अली ने सुनी तो ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन देखकर किसी को भी सिंपैथी आ सकती है, किसी को भी दया आ सकती है कि कितना बुरा हुआ है बेचारे के साथ, ये खुद कैंसर पेशेंट है, कभी भी इसकी फाइल नहीं पड़ सकती है। तो इन दोनों ने, इंक्लूडिंग बच्चे भी, सभी बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे कीकी मुदार को। और धीरे धीरे अफसर अली को बहुत ज़्यादा ये चीज़ें नेगेटिव सी लगने लगी। उसने अपनी पत्नी पॉली से डिस्कस किया कि कीकी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है हमारी फैमिली के बीच में। जब भी मैं आता हूँ ऑफिस से तो ये हमारे बीच ही बैठी रहती है, तो तुम प्लीज़ इसे थोड़ी दूरी बना कर रखो। पॉली ने भी कह दिया कि ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। बट अफसर अली के मना करने के बाद भी पॉली इतना ज़्यादा अटैच हो चुकी थी कीकी मुदार से कि वो अफसर अली के पीछे से उसके घर जाने लगी, और ना सिर्फ उसके घर जाती बल्कि उसको भी अपने पास बुलाती। धीरे धीरे तो हालात ये हो चुके थे कि पॉली ने अफसर अली की बातों को इग्नोर करना तक शुरू कर दिया, क्योंकि वो सारा टाइम अपना कीकी मुदार को दे रही थी। अफसर ने पॉली को साफ तौर पर कह दिया कि अगर तुम इसके साथ इतना ज़्यादा इंटरफेयर करोगी, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा भड़क रखती है सारा दिन आकर, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाती है, और मैं 24 घंटे तुम्हारे ऊपर नजर बनाकर नहीं रख सकता। मेरे पीछे से क्या पता है तुमको क्या क्या भड़काती होगी, दुनिया के बारे में बताती होगी, और वैसा ही तुम्हारा माइंड बनता जा रहा है। तुम पहले ही ऐसे बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव स्टेट से बाहर निकल कर आई हो, और अब ये एक नेगेटिव इंसान तुमको मिल चुकी है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मेरे बच्चे खुद इसके बहकावे में आकर जो भी ये कहती है वो करने के लिए तैयार रहते हैं। बट पॉली कीकी को लेकर इतनी ज़्यादा सीरियस हो चुकी थी कि वैसे इनके बीच में कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन फिर भी पॉली बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी थी कीकी के साथ। वो 24 घंटे इसके साथ स्पेंड करना ज़्यादा प्रेफर करती, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती उसको। लेकिन अगर मैं पास की बात करूँ इस कीकी के, तो ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। बस यही पता था कि ये एक फैंटेसी की दुनिया में रहती है, मतलब कि खुद की इमेजिनरी दुनिया बना रखी है इसने, जिसके अंदर ये लोगों से सिंपैथी गेन करने का काम करती है। इसने बताया कि इसके बहुत सारे दोस्त थे, कैसे उसने सभी ने मिलकर उसको धोखा दिया, और कैसे उसका बॉयफ्रेंड भी उसका साथ छोड़कर चला गया, वो बेचारा मर गया, और खुद वो कैसे कैंसर पेशेंट बन गई। कभी उसने कोई स्टेबल जॉब नहीं करी, उसके पास पैसे नहीं है कैंसर वगैरह का इलाज कराने के लिए। तो ये बात सुनकर पॉली बहुत ज़्यादा पिघल सी गई, वो मेल्ट हो गई, और उसने खुद पैसे भी देने शुरू कर दिए कीकी को कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा इलाज करवा सकती हूँ। बट दूसरी साइड अफसर अली जैसे इस कीकी मुदार को देखता तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा सा आता, उसको इरिटेशन सी होती कि ये हमारे घर में क्यों आई है, हमारे बीच में क्यों ऐसे बैठी हुई है। क्योंकि ये अफसर अली, इसको थोड़ा सा फील हो चुका था कि नहीं, ये ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिव नेचर की है। इसने ना सिर्फ मेरी पत्नी को बल्कि मेरे बच्चों को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। मेरे बच्चे मेरे पास आने तक को राजी नहीं है, जब भी वो घर में होता है तो वो बिल्कुल अकेला सा फील कर रहा था। अब इतना समझाने के बाद भी पॉली के ऊपर कोई असर नहीं आ रहा, ना ही कीकी के ऊपर असर आ रहा कि वो हमारी फैमिली के बीच में इंटरफेयर ना करे। तो इसी पॉइंट पर आकर अफसर अली ने अपनी फैमिली को बचाने का सोचा कि नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो मजबूरन जो फ्लैट उसने अपनी मेहनत के पैसे से खरीदा था, ये उसने बेचने का फैसला किया, और दूसरा फ्लैट दूसरे इलाके के अंदर उसने खरीदने का सोचा, ताकि वो अपनी फैमिली को उस इलाके में शिफ्ट कर दे, दूसरे नए घर में शिफ्ट कर दे, और फाइनली इस कीकी मुदार से उसका पीछा छूटे। और ये जो पॉली, उसकी पत्नी, इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी है इससे, इसके बीच में थोड़ी सी दूरियां बने। सो पास ही के दूसरी कॉलोनी के अंदर अफजर अली ने एक नया फ्लैट ले भी लिया, अपना ये फ्लैट बेच दिया, और कीकी मुदार को कह दिया कि हम ये फ्लैट छोड़कर जा रहे हैं पूरी फैमिली। और पूरी फैमिली अब नए घर के अंदर शिफ्ट हो भी चुकी थी। बट क्या आप इस बात के ऊपर विश्वास करेंगे कि शिफ्ट हुए अभी सिर्फ 3 ही दिन बीते थे कि अगेन जैसे ही शाम के टाइम पर अफजर अली अपनी नौकरी से वापस घर पर आया, और जैसे उसने दरवाज़ा खोला, मेन गेट खोला, अंदर सोफ़ा के ऊपर कीकी मुदार उसकी पत्नी पॉली के साथ बैठी हुई थी। अब ये देखकर अफसर अली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो अपने अंदर कमरे में गया और अपनी पत्नी पॉली को साथ अपने लेकर गया और पूछने लगा कि अब ये यहाँ पर क्या कर रही है, अब भी इसको चैन नहीं पड़ रहा क्या हमारा वो घर बिकवा कर भी। बट पॉली ने समझाया कि देखो, मजबूरी है उसकी, वो कैंसर पेशेंट है और उसको आज बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उसके कैंसर की वजह से, और उसका दिन में मेरे पास फ़ोन आया कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है हेल्प करने के लिए। तो मैंने उसको कहा था कि एक काम करो, तुम मेरे यहाँ नए घर पर आ जाओ, थोड़ा टाइम रुक जाओ। और इस पॉइंट पर खुद पॉली ने अफजर अली को कहा कि आप प्लीज़ गुस्सा ना करो, थोड़ा टाइम रुक जाएगी, कोई बात नहीं, चली जाएगी, इसका भी घर है, वो वहाँ पर चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट रात हो चुकी थी, रात तक भी कीकी वापस अपने घर नहीं गई। तब दोबारा से अफजर अली ने पॉली को कहा कि ये रात हो चुकी है, अभी तक ये अपने घर वापस नहीं गई।
पोली ने कहा कि आज रात ये हमारे पास ही रुकेगी, बाहर सोफ़ा पर सो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम एडजस्ट कर लेंगे, अब ये मेहमान है, हम ऐसे नहीं भेज सकते। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि 1 हफ्ता बीत चुका था, किकी मुदार उस फ्लैट को छोड़कर अपने घर वापस गई ही नहीं, ये यहीं पर अपना डेरा डाले हुई थी। अफजर अली बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था और एक शाम लेट हो चुका था अफजर अली अपनी नौकरी से, और लगभग अब रात का टाइम हो चुका था। और जैसे ही अफजर रात के टाइम पर अपनी जॉब से वापस घर आया, उसने मेन गेट खोला, बट आज लिविंग हॉल के अंदर कीकी मुदार नहीं बैठी थी। ये देखकर अफजर अली बहुत ज़्यादा खुश हुआ। वो तुरंत बहुत ही बड़ी स्माइल के साथ अपने बेडरूम की तरफ गया, क्योंकि उसकी पत्नी पॉली वहीं पर होनी चाहिए थी। और जैसे उसने बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो वो बहुत ज़्यादा हैरान, बहुत ज़्यादा शॉक में, क्योंकि सामने बेड के ऊपर पॉली के साथ कीकी बैठी हुई थी। और जैसे ही पॉली ने अफजर अली को देखा कि मेन गेट पर आ चुका है वो दरवाजे पर, पॉली अपने बेड से उठी, अपने पति के पास गई, उसको खींचकर दूसरे कमरे में लेकर गई और बोलने लगी कि देखो, ये बहुत ज़्यादा पेन के अंदर है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इसको, और आज रात अगर तुम माइंड ना करो तो प्लीज़ बाहर तुम सोफ़े पर सो जाना। इसने मुझसे कहा है कि मैं ठीक फील नहीं करती सोफ़े पर सोते हुए, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, बाहर सोफ़े पर सो जाना। अब आप इस बात को सोच कर देखिए, एक पति हार थक कर बेचारा पूरा दिन मेहनत करके घर वापस आया है, और वो पहले ही एक चीज़ से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है कि एक अनजान औरत उसके घर के अंदर पूरे तरीके से घुस चुकी है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, और अब तो हद हो गई, वो उसके बेड पर पहुंच चुकी है जहां वो आकर रेस्ट करता, पूरे दिन की थकान मिटाता। नहीं, उसकी पत्नी को भी ये सब कुछ नहीं दिख रहा। अपने पति को ही समझाने लगी कि बाहर जाकर सोफा पर सो जाओ आज रात। 2013 का टाइम आ चुका था और अब तक लिटरली बेचारे अफजर अली की जो लिमिट थी वो क्रॉस हो चुकी थी। उसने सब कुछ छोड़ छाड़ देने का फैसला किया कि नहीं यार, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने बहुत कोशिश कर ली अपनी शादी को बचाने की, अपनी पत्नी को इन सब चीज़ों से बचाने की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है और वो पूरे तरीके से मैनिपुलेट हो चुकी है इस कीकी मुदार की बातों के अंदर। इसलिए उसने फाइनली 2013 के अंदर अपनी पत्नी से अलग होने का फैसला किया और एक और नया फ्लैट उसने रेंट पर लिया दूर के इलाके में, और अपनी सबसे बड़ी बेटी उसने अपने साथ ली और कहा कि आज से बड़ी बेटी मेरे साथ रहेगी, जो छोटे बच्चे हैं 2 वो तुम्हारे साथ रहेंगे, जो छोटी लड़कियां वो तुम्हारे साथ रहेंगी। अब तुमको जो इस कीकी मुदार के साथ करना हो करो, तुम इसको अपना पति बना लो या फिर अपना परमेश्वर बना लो, जो भी करना हो तुम करो, मुझे बख्शो, मैं अब अकेला रहने वाला हूँ। ये कहकर अफजर अली ने अपना सारा सामान पैक किया उस घर से और टाटा गुड बाय करके सबको, अपने बड़े बेटे को साथ लेकर पास ही के दूसरे फ्लैट में जाकर रहने लगा। अब इस पॉइंट पर कीकी मुदार और ये पॉली चौधरी, ये दोनों अकेली थी इस घर के अंदर अपने 2 छोटे बच्चों के साथ। बट अकेले रहने के साथ ही पॉली अपनी दोनों छोटी बच्चियां, उनमें से सबसे छोटी आयशा अली, जिसकी उम्र इस टाइम पर सिर्फ 8 साल के आसपास की थी, ये 8 साल की आयशा अब इसकी ज़िंदगी बद से बदतर होने वाली थी। क्यों? क्योंकि जब तक वो अपने पिता के साथ थी वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित थी, लेकिन अब इसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था कि वो बस अपने नोट्स के अंदर ही लिख सकती थी। असल में अफजर के चले जाने के सिर्फ 2 हफ्ते के बाद ही एक रात कीकी और पॉली दोनों आराम से अपने बेड के ऊपर लेट रहे थे और अपना फ़ोन वगैरह स्क्रॉल कर रहे थे, और तभी पॉली के फेसबुक ऐप के ऊपर एक नोटिफिकेशन आया जिसके अंदर एक जिमी नाम के लड़के ने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, और जल्दी ही पॉली ने उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। और जैसे ये बात पॉली ने घूमकर कीकी को बताई कि मेरे पास एक लड़के की रिक्वेस्ट आई है और साथ में उसका मैसेज भी आया है, तो दोनों ने बातें करनी शुरू कर दी। कीकी को उसमें कोई दिक्कत नहीं थी कि ठीक है तुमको जो करना हो करो, बातें कर रहे हैं कर लो, कोई क्या ही दिक्कत है इसमें। धीरे धीरे रातें ऐसी ही बीतती रही, और ना सिर्फ रातें बीत रही थी बल्कि इन चैटों में होने वाली बात जो पॉली जिमी के साथ कर रही थी कीकी के सामने, ये बातें भी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी थी। इनफैक्ट इतने ज़्यादा ये जिमी और पॉली आपस में क्लोज हो चुके थे कि बिना मिले ही सिर्फ जिमी ने अपनी फ़ोटोज़ भेजी थी पॉली को, और पॉली उसके प्यार में पूरे तरीके से फ्लैट। और जिमी ने जैसे ही इंटीमेसी की बातें करनी शुरू करी, तब पॉली ने खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जिमी को ये तक कह दिया कि मुझे तुम्हारे बच्चे चाहिए, मतलब कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ बच्चे मिलकर पैदा करो और हम दोनों अपनी एक फैमिली बनाएं। जिमी ने फेसबुक पर बात करते करते अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताया, उनकी सभी की प्रोफाइल भी दिखाई कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, मेरे भाई हैं, ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, उन सभी को मिलवाया। बस एक ये मान लीजिए कि दूर से दर्शन करवा दिए कि हाँ ये उनकी प्रोफाइल है। और पॉली ने इन सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, उन सबसे बातें करने लगी, उन सबको बहुत ज़्यादा खुश करने की कोशिश कर रही थी ताकि जब भी वो जिमी के साथ शादी करेगी तो ये सभी लोग उसके सपोर्ट में खड़े हों। पॉली ने लिटरली सबको खुश कर दिया बात कर करके। सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे पॉली से मिलने के लिए। इनफैक्ट जिमी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था पॉली से मिलने के लिए, लेकिन इनकी कभी मीटिंग हो ही नहीं पाई
क्योंकि इनकी बातें सिर्फ चैट तक ही सीमित थी। पॉली ने भी अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि उसका पास्ट कैसा रहा था, अभी उसकी करंट जो शादी चल रही थी वो कैसी रही थी, कैसे उसके कितने बच्चे हैं और कैसे वो अब किकी मुदार के साथ अपने घर के अंदर रह रही है और वो इसकी देखभाल भी करती है, वो इसकी बहुत अच्छी दोस्त है। अब जैसे ही जिमी ने किकी मुदार के बारे में सुना तो एक पॉइंट पर आकर इस जिमी ने पॉली को ये बोल दिया कि तुम एक काम करो, तुम्हारे पास किकी मुदार तो है ही, वो तुम्हारे बेड पर है अभी, तो तुम उसके साथ संबंध बनाओ मुझे इमेजिन करके। अब जैसी ये बात पॉली ने सुनी तो पॉली हेटेरोसेक्सुअल, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि इस तरीके से रिलेशनशिप बनाने में, इस तरीके से फिजिकल होने में किकी मुदार के साथ। बट जिमी ने बार बार इंसिस्ट किया कि तुम उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाओ। अब क्योंकि जिमी को वो उदास नहीं करना चाहती थी, उसको मना नहीं कर सकती, इसलिए ना चाहते हुए भी पॉली ने अपनी ही सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड, जिसका वो इतने टाइम से ध्यान रख रही थी, किकी मुदार के साथ उसी रात जिमी के कहने पर रिलेशंस बनाए। मतलब रिलेशन तो क्या ही बनाए, जो भी हुआ होगा ठीक है, कुछ तो किया। अब जैसे ये रिलेशन बने उस टाइम पर पॉली को बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड भी लग रहा था। बट जिमी अब डेली डेली उसे कहने लगा कि तुम किकी मुदार के साथ रिलेशनशिप बनाओ, फिजिकल हो जाओ उसके साथ, मुझे बस इमेजिन करके। अब पहले जो चीज़ मजबूरी में पॉली को करनी पड़ रही थी, बट अब पॉली को उसमें मज़ा आ रहा था। अब ये दोनों लड़कियां यानी कि पॉली और कीली आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ ही चुकी थी, पूरा फिजिकल भी हो चुकी थी। बट इस पॉइंट पर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि कैसे एक इंसानी दिमाग इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि आप किसी ऑनलाइन एक व्यक्ति से मिलो और आप उसको पसंद करने लग जाओ, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो भी कुछ कहेगा आप करोगे। ठीक है, एक लिमिट तक सब कुछ वैलिड है, बट कैसे उस जिमी ने पॉली को इंसिस्ट किया कि तुम जाकर अपनी सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप बनाओ, फिजिकल हो जाओ। खुद की समझदारी यहाँ पॉली की कहाँ चली गई थी? मेरे ख्याल से पॉली इस टाइम पर एक ऐसे डार्क स्पॉट पर पहुंच चुकी थी, एक ऐसी डीप साइड में पहुंच चुकी थी जहां से उसके लिए बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। जिसके बाद तो किकी मुदार ने पॉली को और ज़्यादा कंट्रोल करना शुरू कर दिया। वो अब पॉली के ऊपर अपना पूरा अधिकार मान रही थी कि पॉली सिर्फ मेरी है और इसको पूरी दुनिया से अलग थलग करना पड़ेगा। बेशक उसने उसके पति से तो अलग कर दिया था, लेकिन अभी भी 2 बच्चे, आयशा अली और उसकी बड़ी बहन भी तो थी यहाँ पर, उनके साथ कैसे वो उसको अलग कर सकती थी? ये 2 बच्चे कहाँ जाएंगे? बट अभी इनके फिजिकल रिलेशन यानी कि मुदा और ये पॉली के फिजिकल रिलेशन बनते हुए सिर्फ 2 महीने ही बीते थे कि तभी अचानक से पॉली के मोबाइल के ऊपर नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज में स्काईमैन, एक व्यक्ति था जिसने अपने आप को स्काईमैन बताया, और उस स्काईमैन ने मैसेजेस करना शुरू कर दिया। उस स्काईमैन ने बताया कि मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को अच्छे से जानता हूँ और ये आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि ऊपर डायरेक्ट भगवान से तुम्हारे पास आ रही है और मैं तुमको सुरक्षित करने के लिए तुम्हारे पास मैसेज कर रहा हूँ। अब जैसे ये चीज़ पॉली ने रीड करनी शुरू करी, वो भी उससे बात करने लगी कि हाँ जी बताओ कौन हो आप, क्या मेरी मदद करना चाह रहे हो, क्या मेरे ऊपर संकट आ चुका है। तब इस स्काईमैन ने पॉली को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। पॉली ने यह बात जाकर किकी मुदार को बताई कि मेरे पास ऐसे ऐसे स्काईमैन के मैसेज आए हैं और वो मुझे आगे के लिए चेतावनियाँ दे रहा है कि मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तब इस किकी ने पॉली को समझाया कि देखो जो भी कुछ कह रहा है उसकी हमें माननी पड़ेगी, क्या पता वो भगवान का कोई आदमी हो। अब रिमेंबर, ये पॉली पहले से ही बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के अंदर बिलीव करती थी कि ऐसी एविल स्पिरिट्स होती हैं, आत्माएं होती हैं, भूत प्रेत वगैरह होते हैं और इन सब से खुद को बचा कर रखना है। अब स्काईमैन, ये जो एक अनजान सा व्यक्ति बनकर आया था पॉली की ज़िंदगी में, इसने पॉली को डायरेक्ट करना शुरू कर दिया कि तुम्हें सिर्फ मेरे कहे पर चलना है और किसी का कहा कुछ नहीं मानना। अब इस स्काईमैन को भी बातें करते हुए पॉली से सिर्फ 10 दिनों का समय ही बीता था कि इस स्काईमैन ने पूरे घर के रूल्स डिसाइड कर दिए और स्पेशली दोनों बच्चों के लिए और ख़ास तौर पर आयशा अली के लिए। उस स्काईमैन ने कहा कि मुझे तुम्हारे बच्चों के बारे में बहुत अच्छे से पता है, इसलिए सबसे पहले हमें आयशा को प्योर करना पड़ेगा, उसको सुधारना पड़ेगा, जो भी उसके अंदर एविल शक्तियाँ हैं उनको बाहर निकालना पड़ेगा और उसकी शुरुआत उसके खाने से होगी। मुझे अच्छे से पता है कि आयशा अली को ब्रेड और जैम नहीं पसंद, इसलिए उसको तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन में एक बार ब्रेड और जैम देने होंगे और अनलिमिटेड ब्रेड और जैम उसे देने हैं, जबकि आयशा अली को बिल्कुल पसंद नहीं है, सिर्फ एक बार, और वो भी सिर्फ 15 मिनटों के लिए। जी हाँ, इस 15 मिनटों के अंदर जितने भी आयशा अली ब्रेड और जैम खा सके वो उसकी मर्जी, अगर ना खाए तो तुम्हें और कुछ नहीं देना। अब जैसे ये बात पॉली ने सुनी, उसने तुरंत हाँ कर दिया कि ठीक है मैं आगे से ऐसा ही करूँगी। और अब आप सोच कर देखिए, जैसे ही पहले दिन
इस पॉली ने अपनी बेटी आयशा अली के सामने ब्रेड और जैम रखे। आयशा अली ने तुरंत मना कर दिया कि नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगी। 8 साल की बच्ची, उसका मन नहीं खाना तो नहीं खाना, बात खत्म। बट पॉली ने उसको इंसिस्ट किया कि तुम्हें खाना पड़ेगा, बट आयशा ने अगेन तुरंत मना कर दिया कि नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगी। तब इस किकी और पॉली ने मिलकर बेचारी आयशा को इतना बेरहमी से मारा कि उसके पूरे शरीर के ऊपर, सोच कर देखिए 8 साल की बच्ची, बस उसके पूरे शरीर के ऊपर गहरी चोटों के निशान हो चुके थे और उसको खाना भी नहीं दिया गया। अगले दिन अगेन यही सेम रूटीन, ब्रेड और जैम सामने रखे गए, लेकिन आयशा को दोबारा वो पसंद ही नहीं थे। वो सिर्फ पानी पीकर अपना गुजारा कर रही थी और कुछ उसको खाने के लिए दिया ही नहीं। अगेन आयशा ने मना कर दिया और अगेन यही मारपीट वाला प्रोग्राम दोबारा से चलता रहा। धीरे धीरे स्काईमैन ने पनिशमेंट्स को और ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया और ज़्यादा ब्रूटल करना शुरू कर दिया। और मीनवाइल ये पॉली इसको एडमिट भी कर रही थी। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि बेचारी आयशा को बाथरूम यूज़ करने के लिए भी टाइम दिया जाता कि इस टाइम पर सिर्फ इतने मिनटों के लिए ही तुम बाथरूम में जा सकती हो, और अगर तुमने 1 सेकंड भी ऊपर लिया, इनफैक्ट काफ़ी बार वो ले भी लेती थी, तो इसके बदले बेचारी को बाथरूम के अंदर वो जो टब होता है नहाने वाला, उसको ठंडे पानी से भरकर ऊपर बहुत सारी बर्फ़ डालकर ठंड के मौसम में, सोच कर देखिए बेचारी 8 साल की आयशा को उस टब के अंदर लेटाया जाता और तब तक लेटाया जाता जब तक वो अनकॉन्शियस ना हो जाए, ठंड से वो हाइपोथर्मिया का शिकार ना हो जाए, तब तक उसको उसके अंदर लेटाया जा रहा था। ये बात अब तक क्लियर हो चुकी थी। ये जो भी स्काईमैन था ये पूरे परिवार को कंट्रोल करना चाह रहा था और साथ में उसका प्राइमरी टारगेट 8 साल की आयशा अली, पता नहीं वो उससे कौन सा बदला ले रहा था। अब आयशा अली इन चीज़ों से परेशान होकर बजाय किसी और को कुछ बताने के, क्योंकि वो बाहर तो जा ही नहीं सकती, स्कूल तक उसका बंद करवा दिया, उस बेचारी ने अपनी डायरी के अंदर लिखना शुरू कर दिया। अभी ये जो आप पेज अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये खुद आयशा अली ने लिखा था, जिसके अंदर उसने लिखा कि मैं खुद को कमज़ोर नहीं होने दूंगी। बेशक आज वीकेंड है और आज मेरे सभी दोस्त बाहर खेल रहे होंगे, लेकिन मैं आज भी घर पर ही हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती, मैं किसी के साथ खेल नहीं सकती। इनफैक्ट इस नोट के एंड में उसने ये भी लिखा कि मैं खुद को चेंज करूँगी, हर हाल में चेंज करूँगी, और इसके लिए मुझे किसी के साथ रूड होना पड़े तो मैं वो भी होंगी, मुझे बहुत गंदी पनिशमेंट्स मिलेंगी, लेकिन मैं उन सबको टॉलरेट करूँगी। बट इस नोट को ख़त्म करते करते उसने खुद को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया कि इसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ, जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है। आई डोंट नो वाई ऐसा उसने क्यों किया, बट इन बिटवीन वो स्काईमैन पूरे तरीके से कंट्रोलिंग नेचर का हो चुका था। उसने इस पूरे परिवार को अपने कब्जे में कर लिया, ना सिर्फ किकी को बल्कि पॉली को भी हद से ज़्यादा उसने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। एक मैसेज में तो उसने यहाँ तक लिखा कि यू हैव नो राइट टू लाइक और लव योर ईविल डॉटर। सोच कर देखिए आप, पॉली को खुद कोई अधिकार नहीं है अपनी बेटी से प्यार करने का या फिर उसको चाहने का, क्योंकि वो एक शैतानी बच्ची है। ऐसा कुछ वो बोल रहा था पॉली को, और पॉली इस चीज़ों को एडमिट भी कर रही थी। स्काईमैन डेली उनको पनिशमेंट के नए नए तरीके बताता, जिसमें वो कहता कि किकी को कोई बढ़िया सा डेविल वाला मास्क वगैरह पहना कर इसके सामने खड़ा करो। सोच कर देखिए आप, पॉली को पीटने के लिए दोनों क्या कुछ कर रही थी। एक रात किकी खुद अपना एक डेविल वाला मास्क पहनकर आयशा के कमरे के अंदर गई, पीछे पीछे पॉली भी अंदर घुस आई, और उसको देखकर सोच कर देखिए आप, बस 8 साल की बच्ची है, वो डेविल वाले मास्क में बंदे को देखकर डर गई, रोने लगी। बट पॉली पीछे से घूमकर आई अपने हाथ में बड़ा सा डंडा लेकर और उसको बहुत जोर जोर से पीटने लगी। तब तक पीटती रही जब तक वो सुबकियाँ भरते हुए उस डेविल वाले मास्क से आंखों से आंखें मिलाने को मजबूर ना हो गई। और जैसे उसने आंखों से आंखें मिलाई, तुरंत किकी ने अपने हाथ में वो डंडा ले लिया, जो कि उसने मास्क पहना हुआ था। किकी ने अपने हाथ में वो डंडा ले लिया और अब बारी थी इस डेविल किकी की बेचारी आयशा अली के साथ मारपीट करने की। इतनी बेरहम पिटाई से बेचारी आयशा का पूरा जबड़ा टूट चुका था, उसके एक एक दांत ऐसे ऊबड़ खाबड़ हो चुके थे, पूरा अंदर से हिल चुका था। वो पूरा मुंह भी खोलती तो ऐसा लगता जैसे उसके मुंह को लकवा मारा हुआ है, ऐसे आधा सा मुंह उसका खुल रहा था। अब आप बस सोच ही सकते हैं उसके शरीर के ऊपर और कितने भयंकर चोटों के निशान होंगे। बट दिन आ चुका था 29 अगस्त 2013 का। 29 अगस्त की दोपहर को किकी मुदा ने पुलिस के पास फ़ोन किया और बताया कि उनके घर की एक बच्ची है 8 साल की आयशा अली, और वो बेहोशी की हालत में उसके कमरे के अंदर पड़ी हुई है, आप प्लीज़ यहाँ पर आ जाइए। पुलिस वाले मौके पर पहुंचे, साथ ही पैरामेडिक्स को वो लेकर आए, और जब पुलिस वालों ने अंदर जाकर बेचारी आयशा अली को देखा तो वो मुंह नीचे करके ऐसे उल्टी फर्श के ऊपर पड़ी हुई थी। और जब पुलिस वालों ने उसको पलट कर देखा तो वापस उसको छोड़ दिया, क्योंकि इतना डरावना बेचारी आयशा अली का मुंह हो चुका था कि कोई उसको पकड़ना भी नहीं चाह रहा, कोई उसको पहचानना तो दूर की बात, पहचान में नहीं आ रही कि बच्चा है या फिर क्या है, क्योंकि उसका पूरा मुंह आगे से ऐसे खुला हुआ था।
नाक ऐसे अपनी जगह से हिली हुई थी कटकर, आंखें उसकी एक बंद एक खुली हुई, और जो बंद थी वो इतनी मोटी हो चुकी थी कि जैसे बाहर आने को हो रही हो। और दूसरा, उसके पीछे सर में एक गहरा घाव, इतना घाव कि आप अपनी मुट्ठी अगर बंद करें तो वो पूरे घाव के अंदर चला जाए। दिमाग के कुछ लोथड़े उसके बाहर लटक रहे थे, और जबकि अंदर पूरा खोखला हो चुका था। और जबकि दूसरे कमरे में आयशा की माँ पॉली, वो भी बदहवास हालातों में बेड के ऊपर पड़ी हुई थी। और जब पुलिस वालों ने पॉली के पास जाकर उसको संभाला, उसको खड़ा किया कि आपको क्या हुआ है, आपको इतनी सारी चोटें कैसे लगी, तब उसने बताया कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। पुलिस वाले ने पूछा कि हाँ जी बताइए क्या। पॉली ने कहा कि मैंने अपनी बेटी को बाथरूम में नहाने के लिए भेजा था, बट काफ़ी देर तक वो बाहर नहीं आई, तो मैंने दरवाज़ा खोलकर, इनफैक्ट दरवाज़ा तोड़कर बाथरूम का अंदर घुसी तो वो बाथ टब में डूबी हुई थी, लेकिन अभी भी उसकी सांसें चल रही थी। जैसे ही मैंने उसको बाहर निकाला, उसको जगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन पानी उसके अंदर जा चुका था। तो मैंने काफ़ी बार उसको CPR देने की कोशिश करी ताकि पानी बाहर आ जाए और वो दोबारा से होश में आ जाए, लेकिन बेचारी आयशा होश में नहीं आई। इसलिए मैंने उसके मुंह पर तकिया रख के उसको इतनी ज़ोर से दबाया कि वो आराम से मर सके, क्योंकि वो तड़प तड़प कर उस टाइम पर मर रही थी, और मैंने उसकी मरने में थोड़ी सी हेल्प कर दी। और ये गलती मुझे बाद में रियलाइज़ हुई, इसलिए मैंने खुद को भी एंड करने की कोशिश करी। काफ़ी जगह मैंने खुद को चाकू मारे, लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं हो सकी। बट पुलिस वालों ने तुरंत ही इस स्टोरी को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जो इंजरीज बेचारी आयशा की बॉडी पर थी वो कहीं से भी मैच नहीं हो रही थी। उसकी माँ जो बता रही थी कि वो डूबने से उसकी ऐसे हालत हुई है, नहीं, डूबने से किसी का सिर ऐसे पीछे से खोखला नहीं हो जाता। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग को निकाला गया हो बाहर। और दूसरा, उसकी आंख नहीं सूजेगी, उसके शरीर पर चोटों के निशान नहीं होंगे। पहले तो पुलिस वालों ने आयशा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भिजवाया। तब डॉक्टर्स ने एक्चुअल में बताया कि बेचारी आयशा अली की मौत ब्लंट फोर्स ट्रॉमा से हुई है, और साथ ही उसके शरीर के ऊपर 50 से भी ज़्यादा नई और पुरानी चोटों के निशान हैं। दूसरा, उसके कंधे के ऊपर, राइट साइड के कंधे के ऊपर दांत खाने के निशान है। किसी ने बहुत ज़ोर से यहाँ पर उसको बाइट किया, इतनी ज़ोर से कि उसकी स्किन जो थी वो अलग होकर बाहर साइड में लटक रही थी। इतना ही नहीं, पूरे शरीर पर बेचारी आयशा अली के कारपेट के जो वो फूस होते हैं ना, जिससे कारपेट बनती है, जूट वाली कारपेट, वो जूट वाले बहुत सारे ऐसे उसके ऊपर धागे लगे हुए हैं, और वो जले हुए, जिसका साफ मतलब ये था कि बेचारी आयशा को मरने से पहले कारपेट के अंदर रखकर जलाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए, और आधी अध जली कारपेट बेचारी उस आयशा के शरीर पर ही चिपक कर रह गई। पुलिस वालों ने तुरंत ही जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे उनको हिरासत में लिया, पूछताछ के लिए अपने साथ पुलिस स्टेशन में लेकर आए, और उनसे अब जी लगाकर पहले तो उनकी सेवा करी। सबसे पहले तो इन दोनों की ही, ये जो किकी मुदा और पॉली चौधरी, इन दोनों की अच्छे से सेवा करी और पूछताछ करने लगे। पहले तो ये किकी मुदा बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रही थी पुलिस वालों के साथ, सब कुछ बताने के लिए तैयार थी। बट जब पुलिस वालों ने पॉली का फ़ोन लिया, उसके अंदर चेक करने लगे कि वो क्या क्या करती आई है, तब उसके अंदर उनको किकी मुदा के साथ साथ जिमी, जो कि ऑब्वियसली इसका बॉयफ्रेंड था पॉली का, उसके बारे में पता चला, जिससे वो फेसबुक के ऊपर चैट कर रही थी। साथ ही स्काईमैन का एक नंबर मिला, जिसके टेक्स्ट मैसेजेस डेली इस पॉली चौधरी के मोबाइल पर आ रहे थे। और जब पुलिस वालों ने इस सारे जाल की जांच करी, तब एक बहुत ही दिल दहला देने वाला सच सामने आया, और ये सच शायद आप इसके ऊपर बिलीव भी ना कर पाए। जी हाँ, अभी तक आप शायद समझ भी गए होंगे कि ये स्काईमैन और ये जिमी कोई और नहीं बल्कि ये किकी मुदा ही थी, जिसने अपने लैपटॉप के अंदर अलग से आईडीज बना रखी थी, अलग से टेम्परेरी नंबर जो ऑनलाइन मिलते हैं वो खरीदे हुए थे, ताकि वो बहुत बड़े तरीके से मैनिपुलेट कर सके बेचारी पॉली चौधरी को। बेचारी तो क्या ही कहें, दिमाग सभी के अंदर सेम होता है, भगवान ने सबको एक जैसा देकर भेजा है, बट इसने इतना बड़ा जाल फैलाया पॉली चौधरी के आगे कि वो उसे बाहर निकल ही नहीं पाई। पहले तो वो जिमी बनकर पॉली चौधरी से बातें करती रही, दूसरे कमरे में बैठकर लैपटॉप से 40,000 से ज़्यादा मैसेजेस जिमी के थे इस पॉली चौधरी के पास, जबकि दूसरी साइड 1500 से ज़्यादा मैसेजेस स्काईमैन के थे। यानी कि किकी ने ही 1500 से ज़्यादा मैसेजेस स्काईमैन बनकर पॉली चौधरी को भेजे पूरे घर को कंट्रोल करने के लिए। जबकि मूर्ख देखिए पॉली चौधरी कितनी कि वो इन सब चीज़ों में विश्वास भी कर रही थी। जी हाँ, इस मुदा ने अपनी पूछताछ में बताया कि जब मैं इस घर के अंदर एंटर हुई थी तब मुझे 2 लोगों से नफरत थी। एक तो अफसर अली, पॉली का पति, और दूसरा ये सबसे छोटी बच्ची आयशा अली। पता नहीं क्यों मुझे इन दोनों से नफरत थी और मुझे इन दोनों को अपने रास्ते से हटाना था। अगर अफसर अली घर छोड़कर ना जाता या फिर वो दूसरा घर ना लेता
तो मैं उसको किसी तरीके से ठिकाने लगाती, लेकिन वो तो खुद ही चला गया, मेरा काम ईजी हो गया। अब बची थी सिर्फ आयशा अली, इसको भी किसी तरीके से ठिकाने लगाना था। और ये ठिकाने लगाने के लिए उसने इतना बड़ा एक जाल बनाया पॉली चौधरी के आगे कि वो उसके अंदर बहुत गंदे तरीके से फंस चुकी थी। 29 अगस्त 2013 के दिन इन दोनों ने मिलकर एक कांड किया था, बट 28 अगस्त 2013 की शाम की सीसीटीवी फुटेज आसपास के ग्रोसरी स्टोर्स की चेक की गई, जिसके अंदर ये मुदा की मुदा स्पेशली कैप्चर हुई। और ये साथ में अपने एक ग्रोसरी स्टोर से शावर हेड खरीद रही थी, वो जो फवारा होता है ना जिसके नीचे खड़े होकर हम नहाते हैं, वो फवारा खरीद रही थी और उसको बैग में डालकर सीधा अपने घर लेकर आई। और अगले दिन उसको इससे कांड भी करना था। जी हाँ, अगले दिन जैसे ही सुबह सुबह हुई, अगेन वही ब्रेड जैम वाला कांड शुरू हुआ। बट अब फिर से आयशा अली ने ब्रेड जैम खाने से मना कर दिया। अब इन दोनों को इतना गुस्सा आया कि पहले तो बहुत बेरहमी से बेचारी आयशा अली की पिटाई करी। इस पिटाई में ये की इतनी ज़्यादा पागल हो गई कि उसने बेचारी आयशा अली के कंधे के ऊपर बाइट मार्क्स कर लिया और इतनी ज़ोर से उसने काटा कि सोच कर देखिए बेचारी की पतली सी स्किन थी, अभी वो पूरी ग्रो भी नहीं हुई थी, 8 साल की बच्ची बस वो। उसकी स्किन ऐसे लटक कर साइड में आ चुकी थी, उसके कंधे की हड्डियां दिख रही थी। दूसरी साइड जब अभी भी इन दोनों को चैन नहीं पड़ा तो इन दोनों ने मिलकर वो शावर हेड जो कि पहले दिन की मुदा ने खरीदा था, वो शावर हेड अपने हाथ में उठाया और सीधा बेचारी आयशा अली के पीछे सिर में इतनी जोर से देकर मारा कि अंदर वाली सारी हड्डियां, जो खोपड़ी होती है, ये पूरी फ्रैक्चर हो चुकी थी। हड्डियां घुसकर अंदर जा चुकी थी और दिमाग के लोथड़े बाहर लटक रहे थे। इतना गहरा घाव हो चुका था कि इस चीज़ को आयशा अली टॉलरेट नहीं कर पाई। उसने पहले अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा, लेकिन अब नहीं सह पाई। वो नीचे गिर चुकी थी और धीरे धीरे उसकी मौत हो गई। अब आयशा अली को मरा हुआ देख किकी को तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, जबकि दूसरी साइड उसकी माँ पॉली चौधरी वो बहुत ज़्यादा डर गई। और या तो इस पॉइंट पर अभी मुझे क्लियर नहीं है कि उसको डर लग रहा था या फिर वो अपनी गलती का एहसास कर रही थी, बट उसने खुद को ख़त्म करने की कोशिश करी और उसने खुद अपने हाथ में चाकू पकड़कर अपने पेट पर मारे। लेकिन ये ड्रामा था या फिर ये बस एक फैब्रिकेटेड स्टोरी थी, कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, निशान थे खुद को चाकू मारने के, बट वो इसमें सक्सेस नहीं हो पाई। खैर, दोनों को पुलिस वालों ने कोर्ट के अंदर पेश किया, जिसमें दोनों के ऊपर ही मर्डर चार्ज, फर्स्ट डिग्री मर्डर चार्ज साबित हुआ। लेकिन दोनों ने बाद में एक दूसरे को ही ब्लेम करना शुरू कर दिया कि इसकी वजह से मैंने ये सब कुछ किया, जबकि किकी कह रही थी मैंने पॉली की वजह से उसका साथ दिया और ये सब कुछ किया। दोनों के ऊपर मर्डर चार्जेस लग चुके थे, लेकिन दोनों ने ही ट्रायल के अंदर, कोर्ट के अंदर जब भी वो आमने सामने आती तो दोनों एक दूसरे से आंखें मिलाने में कतरा रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं, जबकि दोनों के ही चेहरे के ऊपर कोई भी रिमॉर्स नहीं था, कि कोई भी पछतावा नहीं था कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है बेचारी एक 8 साल की बच्ची के साथ। पॉली ने अपनी कन्फेशन में पुलिस वालों के सामने कहा कि मुझे जेन्युइनली लग रहा था कि जो स्काईमैन की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं ये डायरेक्ट भगवान की तरफ से आ रहे हैं, और हो सकता है उसके दादाजी उसको भेज रहे हो, क्योंकि वो मर चुके थे, ऊपर पहुंच चुके थे जन्नत में, लेकिन वो अब उसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो और उन्होंने ही बताया हो, ऐसा उसको रियल में लग रहा था। सोच कर देखिए कोई कितना मूर्ख हो सकता है। जबकि दूसरी साइड ये किकी मुदा, ये एक अलग ही भसड़, ये असल में जब पुलिस वालों ने इसका मेडिकल करवाया तो इसके शरीर के अंदर नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नाम की वो बीमारी मिली, जिसके अंदर इंसान को सिर्फ और सिर्फ शैतान दिखता है कि हाँ हमें इसी को पूजना है, जो ये कहेगा वही करना है। और जब इन दोनों का ब्लेम आपस में ट्रायल में एक दूसरे के आमने सामने चल रहा था कि तुमने किया है, ये तुमने किया है, तब एक पॉइंट पर आकर तो कोर्ट पूरी हैरान रह गई, क्योंकि पॉली ने कहा कि ये मुदा ही थी जिसने सबसे पहले वो बर्फ वाला बाथ जो था वो आयशा अली को दिया था। पूरे टब के अंदर पानी भर के उसके अंदर बहुत सारी बर्फ डालकर आयशा को उसके अंदर लेटाया, लेकिन बार बार आयशा बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये किकी मुदा ही थी जिसने अपना पैर बेचारी आयशा अली के छाती के ऊपर रखा था और उसको दबाया था नीचे पूरा, ताकि वो पूरी डूब जाए इस ठंडे पानी के अंदर। और अफजर अली, उसकी भी टेस्टिमनी यहाँ पर ली गई और अफजर ने पुलिस वालों के सामने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने बहुत समझाया था इस पॉली को कि इस मुदा से दूर रहो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन पॉली ने एक बार भी मेरी नहीं सुनी। वो इसके कंट्रोल में आ चुकी थी, पूरे तरीके से मैनिपुलेट हो चुकी थी। अब कोई छोटी बच्ची तो है नहीं जो मैं बार बार समझाऊंगा, इसलिए मैंने अपनी शादी को ही यहाँ तोड़ना ज़रूरी समझा, क्योंकि उसके लिए हमारी शादी से ज़्यादा, उसके हस्बैंड से ज़्यादा एक किकी मुदा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी थी, इसलिए मैं इस चीज़ों से दूर हो गया। लेकिन फिर भी ये तो एक माँ थी, इसको अपनी बेटी की रक्षा करनी चाहिए थी। अगर कोई कुछ भी कहे दुनिया में आकर, माँ का दिल तो अपने बच्चों के लिए एक खास जगह रखता ही है। कोई कैसे आकर एक माँ को अपने ही बच्चे को मारने के लिए कह सकता है, और कैसे कोई माँ कर सकती है। इस केस के अंदर जब फैसला आया तो इन दोनों को ही बजाय मर्डर के एक मैनस्लॉटर का चार्ज लगाया गया, और इसके अंदर किकी मुदा को 18 सालों की सज़ा सुनाई गई, जबकि
पॉली चौधरी को 13 सालों की सज़ा सुनाई गई। किकी की सज़ा कम करके 18 से 15 साल की गई, जबकि दूसरी तरफ पॉली चौधरी की सज़ा को कम करके 13 सालों से 10 सालों पर किया गया। खैर, पहली बात तो इस पूरी स्टोरी मुझे उस बच्ची की स्टोरी याद है जो 4 साल की बच्ची की मैंने आपको सुनाई थी, मैगन खूंग वाली स्टोरी। बहुत कुछ उस जैसी ही लग रही है। उस बच्ची के साथ भी बहुत बहुत बुरा किया था उसकी ही माँ ने, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही। आयशा अली 8 साल की सिर्फ, उसकी ही माँ ने उसकी जान ले ली। माँ ने ना ली हो, दोनों ने मिलकर ले ली, क्या ही करें। खैर, ये आयशा अली इन दोनों के लिए एक बहुत ही सॉफ्ट सा टारगेट थी, जो कि अपने आप को बचा भी नहीं सकती, कुछ बोल नहीं सकती, बाहर नहीं जा सकती, किसी को कुछ बता नहीं सकती। बहुत सॉफ्ट टारगेट थी और ये दोनों इस टारगेट को ख़त्म करने में सफल भी हुए। खैर, आप मुझे बताइए कि क्या आपने ऐसा कहीं पर देखा है? क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति आया था जिसने आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी हो, आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करी हो, आपको बदलने की कोशिश करी हो? अगर हाँ, तो उसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं, या फिर ये मेरे इंस्टाग्राम आईडीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहाँ आकर मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, या फिर अगर आपको करंट में भी कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हो तो वो भी मुझे बता सकते हैं। हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर दूँ उसमें कुछ। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट सागर एस को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।